नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेटेट की जो अभी बहाली आई हुई है, देखिए बहाली कहने से ज़्यादा बेस्ट है, ये आपका एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। इंट्रेंस एग्जामिनेशन है यानी कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि शिक्षक बनने के लिए। तो जब आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इस भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, तो उसमें से क्रीम शिक्षक को बाहर निकालने के लिए जेटेट आयोजन कराया जाता है। बीएड डीएलएड जो बीटेक है वो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे, जो लोग कर लेंगे, तो अभी आपने देखा है कि सहायक आचार्य की वैकेंसी आई हुई है, 25,000 26,000 जो भी वैकेंसी आई है उसमें आपको बैठने के लिए मिलेगा। और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके, ये बहुत आसान पेपर होता है भाई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। क्योंकि अगर आप जेटेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपके पास अपार ज्ञान है। तो इसके लिए बाद आप सहायक आचार्य को क्रैक करेंगे, फिर आप सर्विस में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जेटेट पास होना चाहिए। अब दूसरी बात कि अभी जो सहायक आचार्य में 25,000 26,000 जो वैकेंसी आई है, अभी और 25 से सेम उतनी वैकेंसी अभी और आने वाली है। तो इसके लिए अगर आप जेटेट पास नहीं है, ये लास्ट 2016 में आपका जेटेट 2016 या 12 का ही हुआ है, 6 साल 8 साल के बाद ही आपकी वैकेंसी फिर से आई हुई है। वैकेंसी नहीं कहेंगे इसे, इंट्रेंस एग्जामिनेशन कह सकते हैं। समझ में आ गया ना। बाकी इस पे डिस्कशन अलग वीडियो में किया जाएगा इसके बारे में। और आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इन सब के बारे में आपने बीएड डीएलएड कर रखा तो पता भी होगा। मेनली आज से हमारा क्लास है जीके जीएस, क्योंकि आपने देखा है 1 to 5 की बात कर ले और 6 to 8 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 30 सवाल को और यहाँ पे 60 सवाल की जो कॉम्बिनेशन रखी गई है जीके से है और साइंस से है। तो भाई जीके और साइंस से 60 के 60 सवाल करने और कराने की जिम्मेवारी मेरी है। और यहाँ पे 30 सवाल सही कराने की। पहले आपको ईवीएस डाला गया था ईबीएस से सवाल बनते थे, लेकिन अब ईबीएस तो है ही, साथ में आपको पूरा जीके जीएस भी पढ़ना है, जिसमें आपको पूरा झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। मतलब बहुत ज़्यादा झारखंड को नहीं पढ़ना। देखिए 30 सवाल है ना, तो 30 में आपको सब कुछ पूछेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर झारखंड में भी आपका इतिहास से, पॉलिटी से कुछ कुछ चीज़ें आपका यहाँ पे बनेगा, करंट अफेयर से सवाल रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि भाई देखिए एक चीज़ तो क्लियर कट रखिए माइंड में, सोच अपना एकदम अच्छा रखना चाहिए इंसान को, कहा जाता है ना, तभी चीज़ें आपके साथ अच्छी होती है। और अगर आप खुद ही आप बनना चाहते हैं शिक्षक, और शिक्षक तो खैर बनना आसान भी नहीं, आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो शायद ही शिक्षक बन पाए तब भी, क्योंकि आप तब भी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और सीख ही रहे होंगे। तो आप इस चीज़ के लिए बनना या अपने आप को तैयार करना चाह रहे हैं तो भाई चीज़ों को तो पहले आपको भी समझना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव लगा करके, एमसीक्यू लगा करके, या वन लाइनर पढ़ करके, या फिर रट करके हम यहाँ आ जाएंगे, तो देखिए मुश्किल है भाई, ठीक है ना। क्योंकि आपके हाथों में ही फिर क्या है, पूरा भविष्य आने वाला है। अगर आपके पास ही वो कंसेप्ट नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके माइंड में चल रहा होगा भाई ये सब चीज़ें नहीं चलती है, पैसा ही माइंड रखती है, तो बात याद रखिएगा, सोच सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोच अच्छी रखिएगा, अच्छी चीज़ ही अच्छी लोगों के साथ होती है हमेशा। इसलिए अच्छे सोच के साथ अच्छी चीज़ों को स्टार्ट करिएगा। रटे रटाएं चीज़ों पे काम मत करिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट और स्मार्ट स्ट्रेटजी जो एक वर्ड अभी जनरेट हुई है, इस पर काम मत करिएगा। क्योंकि देखिए ये जीके जीएस अगर आपको पढ़ना है तो सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आप सक्षम है तो, समय है आपके पास तो। एनसीईआरटी उठाइए जो केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिश की जाती है, और एक है आपका एससीईआरटी, ठीक है ना, जो हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है। तो इन दोनों को ही मैं कवर कराने वाला हूँ, इसलिए मैंने कहा कि 30 क्वेश्चन के लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। और भाई जीके जीएस मैं पढ़ाता हूँ, साइंस में पढ़ाता हूँ, इसीलिए इसकी बैच तो अभी प्रारंभ कर दिया मैंने। मैथ्स के टीचर से मैं बात करूंगा। बाकी अभी जेटेट के लिए आपको और भी कोई डाउट है जीके जीएस के लिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं 7909004902 पे, ठीक है भाई। चलिए, तो आज हम लोग मेनली क्लास ही स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। आप एज ए डेमो भी ये यूट्यूब पे भी जाएगा आपका। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं यूरोपियन कंपनी। और ये यूरोपियन कंपनी का जो आगमन भारत में हुआ इसके बारे में। देखिए यहाँ हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो एक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है भाई, दूसरा है आपका मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आपका एंशियंट यानी कि आपका प्राचीन भारत का इतिहास। तो चीज़ों को पहले समझिए कि प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और ये जो आधुनिक बात हम लोग जो कर रहे हैं आखिर क्या है।
कंटेंट में देखिए एकदम मलाई है भाई, केवल मलाई ही मिलेगा। आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ अपलोड होगा, आपको केवल चीज़ों को समझना है, पहले लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैंने अपने तरफ से ये पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट रेडी है, तो आपको करना ही कुछ क्यों है भाई, लेकिन चीज़ों को समझिए। तो पहले तो आप ये आज पहले अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, यूरोपियन कंपनी। अब इसको भी पहले समझेंगे कि ये नाम क्या बता रहा है आपको, लेकिन इससे पहले समझिए कि इतिहास को जो हम 3 सेक्शन में बांटे हैं, मॉडर्न, मेडाइवल और एंसेंट, इसके चीज के इसके बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जब भी कोई चीज़ का बदलाव होता है ना, यानी कि जब भी कोई चीज़ में बदलाव आती है तो उस बदलाव के बाद में एक नया फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, एक न्यू फेज की स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जियो से पहले की बात किया जाए तो जियो जैसे ही इंटर किया तो एक नई बदलाव डिजिटल दौर में, या डिजिटल इंडिया, आप देख रहे होंगे एक वर्ड यूज़ किया जाता है डिजिटल इंडिया, तो यहाँ से एक न्यू इंडिया की स्टार्ट हुई थी। उसी प्रकार इसको हटाते हैं, उसी प्रकार जब हमारी संस्कृति में, ठीक है, पहला, दूसरा जब सामाजिक स्थिति में, क्लियर है, तीसरा धार्मिक स्थिति में, और चौथा आर्थिक स्थिति में, जब इन चारों फेज में एक बदलाव होता है तो इस बदलाव के बाद एक न्यू फेज की जो स्टार्ट होगी उसे ही हम इस इतिहास को 3 भाग में बांटेंगे। यानी कि जब हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो वहां पे जो संस्कृति चल रही थी, वहां की जो सामाजिक स्थिति, आपने देखा सती प्रथा, यानी कि किसी भी औरत की अगर पति का देहांत हो जाता तो उस पति के साथ ही उस औरत को भी जला दिया जाता था, वो स्थिति सामाजिक स्थिति हो गई। नर बलि प्रथा, हाँ, यानी कि जो भगवान को खुश करने के लिए उस समय क्या होता है, बच्चों का शव को चढ़ा दिया जाता था, बलि दे दिया जाता, तो वो प्रथा फिर क्या हुई, धीरे धीरे समाप्त हुई, सती प्रथा को समाप्त किया गया। फिर धार्मिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे प्राचीन काल में क्या, कि केवल वहां पे हम लोगों ने प्राकृतिक पूजा पे ज्यादा ध्यान दिया। प्राकृतिक पूजा यानी कि भूमि पूजा करना है, गगन की पूजा करना है, आसमान की पूजा करना है, वायु की पूजा करना है, जल की पूजा करना है, धरती की पूजा करना है, ये है प्रकृति पूजा। फिर आप देखिए धीरे धीरे इसको हमने कैसे मूर्ति में उसको क्या किया, बदलाव किया। फिर अब आर्थिक स्थिति, तो जब आप प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे तो वहां पे मेनली प्राचीन भारत के इतिहास में आप क्या सोर्स है हमारा इनकम, तो एक तो खेती है, पशुपालन है, और या फिर झूम कृषि। एक जगह आदिवासियों का आप देखेंगे कुछ दिन यहाँ पे खेती किए, फिर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएंगे, तो यही क्या था इनका जीवन या आर्थिक जो इनकी स्थिति थी यही थी। फिर धीरे धीरे मध्यकाल में आप देखें कि यहाँ पे आप देखेंगे इस्लाम धर्म का उत्थान हो गया, सामाजिक स्थिति जैसी जो सिचुएशन थी, सती प्रथा, ये सब धीरे धीरे चीजें खत्म हुई। धार्मिक सिचुएशन में आप देखें तो समझ में आ गया ना कि जब ये 4 चीजों में जब बदलाव होगा, तो पहला आप जो एक फेज देखे प्राचीन भारत का इतिहास, तो यहाँ पे जो इन चारों फेज में जो बदलाव हुआ, एक नए फेज स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग मध्यकालीन कहें। और अब इसी चारों में फिर से मध्यकाल में जो बदलाव हुआ, जो आज हम लोग अभी जीवित है आधुनिक काल में, यही आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो चारों आप इसके तीनों के कंसेप्ट को आप समझ लिए। चलिए भाई अब आइए इस चैप्टर के टाइटल को समझते हैं और फिर इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट भी होगा। तो यूरोपियन कंपनी है, यानी कि यूरोपियन कंपनी से आपको इसका क्या तात्पर्य है पहले ये समझना होगा भाई। देखिएगा यूरोपियन कहने का क्या मतलब है, यानी कि यूरोप कंपनी आप समझ रहे हो, और ये कंपनी कहाँ आ रही है, भारत में आ रही है। तो चलिए पहले यूरोप को आपको मैं दिखाता हूं, देन सारी चीजों को फिर मैं स्टार्ट करूंगा। आइए भाई देखिए ये भी कैप्सूल सीरीज का क्लास का लिया गया चीज है, बहुत शानदार वे में चीजें हम लोग खत्म करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्ल्ड मैप में जो 6 महादेश है वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दिखाया गया ये हो गया आपका एशिया, ठीक है, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है भाई, ये हो गया आपकी दक्षिण अमेरिका, और ये हो गया आपकी अफ्रीका, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी टोटल कितने कॉन्टिनेंट आपने देख लिए, एक हो गया आपका एशिया, सेकेंड हो गया आपका यूरोप, तीसरा हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, पांचवा हो गया अफ्रीका, और छठा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब ये महाद्वीप है, सॉरी ये महादेश है, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट है। अब इस एशिया में बहुत सारे देश होंगे, जैसे कि मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्री होंगे कहाँ, एशिया में। आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, जापान हो गया, समझ में आया ना। उसी प्रकार जब आप यूरोप को देखेंगे तो यहाँ नॉर्वे मिलेगा, यहाँ ये आपका इंग्लैंड हो गया जिसको आप यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है ये आपका जर्मनी हो गया, ये आपका पूरा पूरा फ्रांस हो गया, ये आपका स्पेन हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे ये जो हो गया आपका पुर्तगाल, इसको मैंने दिखाया है, ये आपका इटली हो गया है, ये आपका ऑस्ट्रिया हो गया और ये आपका स्विट्जरलैंड हो गया। तो ये सारे देश कहाँ हैं, तो ये आपके यूरोप में। तो आप समझ में आ गया कि यूरोप की बात कर ले, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, चाहे एशिया की बात कर ले, चाहे नॉर्थ अमेरिका, चाहे दक्षिण अमेरिका, इस महाद्वीप में बहुत सारे कंट्री होंगे। अगर भारत की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा भारत कौन से महादेश में स्थित है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे आपका इंडिया है। ठीक है भाई, ये आपका इंडिया है, कहाँ है, तो एशिया में। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे ही कि ये जो आप यूरोप को देख पा रहे हैं और जो आप एशिया के बीच की जो कनेक्टिविटी है, यानी कि यूरोप और एशिया से जो ट्रेड हो रहा था, व्यापार हो रहा था, यहाँ एक मार्ग है जिसे हम लोग कहते हैं रेशम मार्ग। ठीक है ना, इस मार्ग का क्या नाम है, रेशम मार्ग, इसे ही हम लोग कहते हैं सिल्क रूट। अब इस मार्ग से ही क्या हो रहा है, यूरोप की और एशिया की कनेक्टिविटी है। अब भारत से भी कोई सामान आने वाला है तो भाई भारत से यहाँ पे सामान को भेज दिया गया है और इस हाईवे से, ठीक है ना, ये रोड है, स्थल मार्ग है, समझ गए ना, ये एक स्थल मार्ग है। तो स्थल मार्ग मतलब क्या है, रोड होगा, एनएच होगा, हाईवे होगा, आप यूरोप में सामान को भेजा दिए या यूरोप से कोई भी सामान आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं 622 ईस्वी की। अभी तक 622 ईस्वी तक अभी कहीं भी इस्लाम धर्म की बात नहीं होगी। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जो होंगे मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं और इस यात्रा में ही मदीना में इस्लाम धर्म को स्वीकार किया जाता है लोगों के द्वारा, इस सऊदी अरब में, ठीक है ना, यहाँ पे। और यहीं से आपका 622 में आपका इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है, या कहे तो उत्थान होता है। और फिर धीरे धीरे इस्लाम धर्म यही आपको काफ़ी मजबूत होते चला जाएगा, क्योंकि ये भी अपने इस्लाम धर्म के काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किए, लोगों को बताया अपने धर्म के बारे में। तो फिर धीरे धीरे यही इस्लाम धर्म क्या हो जाएगा, मजबूत होते चला जाएगा। चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया भाई, इस्लाम धर्म की चीज़ें को भी आप समझ में, रेशम मार्ग को भी आपने देख लिया। अब आइए, अब कुछ यूरोप को थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करिएगा। मैं आपको इटली दिखाना चाहता हूँ। इटली ये आपका एक देश है जिसकी राजधानी रोम है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चल रहा है एक रोमन साम्राज्य, ठीक है ना। इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे तो ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य और ये वेस्ट ईस्टर्न रोमन साम्राज्य। यहाँ पर एक जो इसकी राजधानी बनाई गई थी, रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी कुस्तुनतुनिया में बनाई गई थी। तो इस कुस्तुनतुनिया पे क्या हुआ, ये जो सऊदी अरब देख रहे हैं, यहाँ पे जो इस्लाम धर्म ने ऑटोमन तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी, इस ऑटोमन तुर्क ने इस पे आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके ये जो कुस्तुनतुनिया पे क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। और यहीं से आपकी जो है रेशम मार्ग निकल रही थी जो भारत, एशिया और यूरोप को जोड़ रही थी। तो अब ये कुस्तुनतुनिया पे समझिएगा चीज़ों को, इस कुस्तुनतुनिया पर ही पूरा अधिकार ये इस्लाम धर्म ने कर लिया है, यानी कि ऑटोमन तुर्क ने कर लिया है। तो अब जो यूरोप, ठीक है ना, जो यूरोप आराम से एशिया आ पा रहा था ट्रेड करने के लिए, लेकिन अब इस पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे ऑटोमन तुर्क का अधिकार हो गया। तो अब इन पे क्या कर दिया गया, टैक्स बहुत ही अधिक बढ़ा दिया गया। यानी यूरोप को कहा जाने लगा कि अगर आपको रेशम मार्ग का इस्तेमाल करना है, ये पूरा का पूरा ऑटोमन तुर्क ने अपने कब्जे में कर लिया था, तो आपको टैक्स बहुत अधिक इन्होंने बढ़ा दिया था। या फिर आप जो ईसाई धर्म को मानते हैं, अब आप मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा यूरोप आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ईसाई धर्म को ही मानते थे ये लोग, ठीक है ना, ईसाई धर्म ही यहाँ पे चलता था। तो अब भाई सिंपल सी बात है, तो अब ये क्या करेंगे यूरोप वाले, या तो आप मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लीजिए या उतना टैक्स दीजिए। अब जितना का आपका कमाई नहीं, उतना ज़्यादा आपको टैक्स ही पे करना पड़ेगा। तो अब इसीलिए यूरोप के लोग क्या करेंगे, खास करके यूरोप में जो इस अटलांटिक महासागर के जो किनारे जो देश आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो लोग थे काफ़ी अच्छे। भाई सिंपल सी बात है, आप जहाँ रहते हैं जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपके अंदर में वो कला भी एक्टिव होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नाविक थे। तो अब यहाँ से कई लोग निकलेंगे भारत की खोज के लिए, समुद्री मार्ग का खोज करेंगे, एक समुद्री मार्ग से खोज करते हुए भारत आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसी कोशिश में सबसे पहले, ठीक है ना, इससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊं, ये आपका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है भाई, ये हो गया आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब आप देख रहे हो तो ये सबसे इसकी दक्षिणतम जो बिन पॉइंट है, इसे हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, क्लियर है भाई। इसे हम क्या नाम देते हैं, केप ऑफ गुड होप का नाम देते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कुस्तुनतुनिया पे किसने, ऑटोमन तुर्क ने कब 1453 पे क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया, ये सारा पॉइंट आपको नोट्स में मैंने अभी दिखाया, वो सब कुछ लिखा हुआ। पहले चीजों को समझिए कि ये यूरोपियन कंपनी है क्या भाई, और ये भारत आ क्यों रहे हैं आखिर। अब एक चीज को समझिएगा, इनका जो यूरोप का जो एशिया की तरफ ज्यादा रुझान था, मेनली ये लोग ट्रेड करने के लिए आते थे। और भारत में इनका ज्यादा ट्रेड किसका होता था, मसाले का, क्योंकि भारत एक गर्म देश है, उष्णकटिबंधीय देश है।
अब ये क्या उष्णकटिबंधीय, आप ज्योग्राफी का लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आएगा। और यहाँ यूरोप क्या ठंडा प्रदेश है, तो भाई यहाँ इनको मसाले की ये लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो अब यहां से ये लोग क्या करेंगे, भारत आने का एक समुद्री मार्ग की खोज करेंगे। याद रखना आपको, समुद्री मार्ग का ये लोग क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। यानी कि समुद्र से ही रास्ता ये लोग निकाल रहे हैं कि हम एशिया या फिर भारत पहुंच पाए। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ गया। केप ऑफ गुड होप भी आपको समझ में आ रहा है कहां है, तो ये हो गया आपका केप ऑफ गुड होप। तो सबसे पहले ये डेट आपको याद रखना है 1486, ठीक है ना। 1486 में ये आपको दिख रहा होगा, ये कंट्री जो है आपका पुर्तगाल है। पुर्तगाल से एक व्यक्ति या फिर एक नाविक निकलेंगे भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की तलाश करने के लिए। याद रखिएगा, भारत की तलाश नहीं करना, भारत तो यहाँ पे है ही, एक रास्ता हम तलाश करने के लिए निकलेंगे। और तलाश करते करते ये अफ्रीका के अंतिम बिंदु केप ऑफ गुड होप में पहुंचते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा व्यक्ति है जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, तो 1486 में उस व्यक्ति का नाम याद रखना है बार्थो, ठीक है ना, बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज ने क्या की थी, खोज की थी। क्लियर है भाई यहाँ पे चीजें या नहीं, बताइएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु पॉइंट है वो क्या है, केप ऑफ गुड होप, जिसकी खोज किसने की थी, बार्थोलोमियो डियाज ने 1486 में। बार्थोलोमियो डियाज किस देश का नाविक था, तो याद है भाई, अभी मैंने आपको बताया पुर्तगाल से एक व्यक्ति आया, तो ये कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाली था। क्लियर है यहाँ तक, चलिए चीजें। अब देखिए, जब ये बार्थोलोमियो डियाज जब यहाँ पहुंचा तो इन्होंने कहा, मतलब कि अपने यूरोप में संदेश भेजाया कि भाई भारत इधर नहीं है, मैं पूरा दक्षिणतम बिंदु तक पहुंच चुका हूं, इधर कहीं भी मुझे भारत नहीं मिला। तो अब क्या हुआ, यहां से स्पेन से एक व्यक्ति निकल रहा था और पुर्तगाल से और भी बहुत सारे नाविक निकल रहे थे भारत पहुंचने के लिए, समुद्री मार्ग की तलाश के लिए। तो जब ये संदेश पहुंचाया कि भारत इस साइड नहीं है, तो स्पेन से एक व्यक्ति निकल रहा था जिस व्यक्ति का नाम है कोलंबस। अब वो देखा कि इधर तो भारत है नहीं, क्योंकि बार्थोलोमियो डियाज बतला रहा है कि तो इधर है ही नहीं, तो ये क्या किया, इधर निकल गया। और इधर निकल के इस वेस्ट इंडीज जो आज आप बोलते हैं ना, यहाँ पहुंच करके कहने लग गया कि हमने इंडिया पहुंचने के लिए हमने समुद्री मार्ग की खोज कर ली। लेकिन जब यहाँ से जब लोग आए, ठीक है, चेक करने के लिए, तो जो यहाँ पे जो लोग थे और जो भारतीय लोग थे, तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे गोरे गोरे लोग हैं भाई, इनका कल्चर अलग है। अब भारत में जो लोग हैं सांवले, क्योंकि गर्म प्रदेश है, सांवले हैं हम लोग, काले हैं हम लोग, तो फिर ये लोग कहा भैया ये भारत नहीं है। तो अब देखिए, ये भारत के लिए समुद्री मार्ग की तलाश के लिए निकले, इसलिए इसको नाम दे दिया इंडीज। और इंडीज में ये किस साइड है, तो वेस्ट साइड है, इसलिए वेस्ट इंडीज। यही अमेरिका आपका पूरा हो गया। तो अमेरिका की खोज किसने की थी, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं पूरा पॉइंट को एक एक करके। ये सब पॉइंट आपको अभी मैं रिकॉल कराऊंगा, लिखा हुआ सारा कंटेंट में। चीजों को बस पहले समझिए कि जो घटनाएं घटी है आखिर कैसे चीजों को घटी है। तो यहां से आप जो पुर्तगाल से जो व्यक्ति निकला, सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज 1486 में केप ऑफ गुड पहुंचा। स्पेन से एक नाविक निकले, जो व्यक्ति का क्या नाम है, कोलंबस, जिसने गलती से अमेरिका की खोज कर दी। देखिए, अमेरिका के बारे में किसी को नहीं पता था उस समय, अब अमेरिका की खोज हुई है इसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। भारत तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, भारत के लिए तो हम लोग मार्ग की खोज कर रहे थे, समझ में आ गया। तो अमेरिका की खोज करने वाले पूछा जाता है किसने किया था, तो ये डेट भी याद रखिएगा, 1492 की बात है, जब कोलंबस, ये कोलंबस कहाँ का व्यक्ति है, तो स्पेन का, ये हो गया आपका स्पेन। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने स्पेन दिखाया भी है, ये आपका स्पेन, ये हो गया, ठीक है। और जस्ट इसके बगल क्या है, पुर्तगाल है। अब भाई यहाँ पे अभी तक हमने क्या है, मार्ग की खोज नहीं की है भारत पहुंचने के लिए। अब 1498 में ही पुर्तगाल से एक व्यक्ति और निकलता है जिसका नाम है वास्को डिगामा, वो केप ऑफ गुड पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि ये रास्ता का तो खोज हो चुका था बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा, और जब यहाँ पे पहुंचता है, ये भी समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है कि हम भारत पहुंच पाए। ये कौन है, आपका वास्को डिगामा है। ठीक है, अब जब वास्को डिगामा दक्षिण अफ्रीका पहुंचता है केप ऑफ गुड होप में, तो इनकी मुलाकात होती है एक गुजरात की व्यापारी से जिसका नाम है अब्दुल मस्जिद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अब्दुल मस्जिद से इनकी मुलाकात होती है और इनसे बात होती है कि भाई भारत की बात जब उठती है, बात करते करते तो ये पूछते हैं भाई भारत किधर है, कैसे जाएंगे। तब अब्दुल मस्जिद की ही मदद से, इनको क्या कहते हैं, वास्को डिगामा को ये लेकर के जाते हैं अब्दुल मस्जिद, और भारत ये फाइनली पहुंच पाते हैं, यानी कि ये मार्ग की खोज होती है। और 1498 में वास्को डिगामा केरल पहुंचते हैं। केरल में कहा, तो कालीकट घाट में पहुंचते हैं। उस समय केरल का राजा कौन था, जमुरीन था। ये सारा पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए भाई, अब यहाँ पे क्या हो गया है, मार्ग की खोज हो गई है, समझ। अब आइए, पहले मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, भारत
यूरोप से आने वाला पहला व्यक्ति कौन है, भारत आने वाला, तो याद रखिएगा कौन है आपका, वास्को डिगामा। ठीक है, ये सारा पॉइंट अभी फिर से रिकॉल करेंगे। कब आया था, 1498 में आया था। किसने इसकी मदद की थी, तो गुजरात का व्यापारी अब्दुल मजीद। कहाँ आया था, केरल के कालीकट घाट पे आया था। उस समय केरल का राजा कौन था, जमुरीन था। अब देखिएगा, अब ये वास्को डिगामा क्या कर रहा है, भारत पहुंच गया है। अब यहाँ भारत से मसाला उठाएगा और मसाले को लेकर के, ठीक है ना, मसाले को लेकर के ये मार्ग से वापस पुर्तगाल आएगा, पुर्तगाल में उसको बेचेगा और ये पूरा यूरोप में भी बेचेगा इस प्रकार से। तो भाई सब लोग देख रहे हैं भाई ये पुर्तगाल, अब पुर्तगाल को तो पता चल गया भाई हमने रास्ता का खोज कर दिया। अब देखिए ये जल्दी किसी को बताएंगे नहीं यूरोप में, ये मैप नहीं देंगे कि इस प्रकार से आपको जाना है, क्योंकि अगर बता दिया जाएगा तो और भी तो देश यहाँ बैठे हुए हैं जो अपना क्या करेंगे, फिर व्यापार करेंगे। तो ये काफ़ी प्रॉफिट में ये काफ़ी काम करने लगे। इसलिए 1498 में ही इन्होंने अपनी एक कंपनी का गठन किया जिसको हम लोग कहते हैं पुर्तगाली, ठीक है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम समझिएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों, कहने का मतलब ये है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में एक इंडिया के लिए जो समुद्री मार्ग के लिए खोज लिखी, तो इसको हमने नाम दे दिया था वेस्ट इंडीज, इसलिए इसको हमने भारत को कहा ईस्ट इंडीज। तो ईस्ट इंडिया के साथ आपको तो व्यापार करना है, साथ के साथ जितने ईस्टर्न कंट्री, आप मंगोलिया के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, इधर जापान के साथ भी व्यापार कर सकते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया, इसलिए इसके नाम जो रखे गए हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज भी रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस भी रखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है भाई, तो 1498 में अब ये एक कंपनी का गठन कर लिए हैं, इस कंपनी का नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे केरला पहुंचेगी, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगी, इसको हम मिटाते हैं पहले। यहाँ पे कंपनी का गठन कर दिया गया है, अब यहाँ पे कंपनी आ गई है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये लोग अपनी एक कोठी का निर्माण करेंगे, व्यापारिक कोठी का। समझिएगा ये व्यापारिक कोठी क्या है। अब देखिए यहाँ से भाई पुर्तगाल से कोई भी सामान लाएगा तो सामान रखने के लिए तो कोई जगह चाहिए, तो उसको ही हम लोग कहते हैं कोठी। तो एक तो ये भंडारण का जगह है, दूसरा अब इसकी सामान को भाई अगर देखभाल के लिए कोई लोग नहीं रखेंगे तो यहाँ सैनिक ये लोग रखते थे चारों तरफ, सैन्य अड्डा भी था। और यहाँ पे कंपनी जो आई है ट्रेड करने के लिए, इसको देखभाल के लिए यहाँ से गवर्नर भेजेंगे। तो ये एक प्रधान केंद्र भी आप बोल सकते हैं, या व्यापारिक केंद्र, यानी कि व्यापार यहीं से केंद्र, यहाँ पे व्यापार का एक केंद्र हो गया वो व्यापारिक कोठी, यानी सेंटर हो गया जो पूरा मॉनिटरिंग करेगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया सही से ट्रेड कर रहा है कि नहीं भारत में, और भारत से चीज़ों को वहाँ पे सही से सलामत पहुँचाया जा रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, चीज़ें अब समझ में आ गई। तो अब ये पुर्तगाल इस प्रकार से चीज़ें जब करने लग गया तो ये देख करके जो यूरोप के अदर कंट्री है वो लोग भी अब क्या होंगे, इच्छुक होंगे भारत के साथ इस रास्ता। तो किसी प्रकार से इस रास्ते का पता चलेगा आपका, ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अंग्रेज को पता चलेगा, फ्रांस को पता चलेगा। अब ये लोग भी क्या करेंगे, इसी मार्ग से होते हुए भारत आएंगे और भारत में व्यापार करेंगे, व्यापारिक कोठी का निर्माण करेंगे। तो यूरोप की कितने आपकी कंपनी, तो 5 कंपनी के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। एक है पुर्तगाली, दूसरा हो जाएगा डच, तीसरा हो जाएगा अंग्रेज, चौथा हो जाएगा डेनिश और पांचवा हो जाएगा आपका फ्रांस। ये लोग भारत आएंगे ट्रेड करने के लिए, और इनमें से एक अंग्रेज होगा जो ट्रेड करने के साथ साथ फिर भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगेगा और साम्राज्य को भारत को अपने अधीन कर लेगा। चलिए नोट्स में आते हैं अब हम लोग अपने चलिए भाई, तो चलिए हेडिंग समझ में आया ना कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कहने का तात्पर्य क्या है। भारत में यूरोपीय कंपनी कहने का तात्पर्य क्या है, ये आपको समझ में आया। भारत में क्या है, यूरोपीय कंपनी क्यों आए ये तो समझ में आया ना, क्योंकि जो सिल्क रूट था, समझिएगा, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है सब कुछ। 1453 में कुस्तुनतुनिया पे क्या हुआ, आक्रमण करके कुस्तुनतुनिया के जो रोमन साम्राज्य था उसको पतन किया, किसने, ऑटोमन तुर्क ने। और यूरोप को भारत से जो जोड़ रहा था या एशिया को जो जोड़ने वाला जो स्थलीय मार्ग था, स्थल जो मार्ग था, सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, वो क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया ऑटोमन तुर्क ने। तो अब क्या होगा, एक नए मार्ग की, समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए 1486 में भारत और यूरोप के बीच निकलेंगे खोज करने के लिए, जिसका नाम मैंने बताया था बार्थोलोम्यो डियाज है। वो कहाँ के व्यक्ति हैं, पुर्तगाल के हैं। और ये कहाँ पहुंचते हैं, तो अफ्रीका की जो दक्षिणतम बिंदु है जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उत्तम आशा प्रायद्वीप की पास ये पहुंचते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि जो दक्षिण अमेरिका की जो केप ऑफ गुड होप है, उत्तम आशा प्रायद्वीप की खोज किसने की थी, तो याद रखना है आपको बार्थोलोम्यो डियाज ने 1486 में। अब यहाँ पे फिर आपको मैंने बताया 1492 में स्पेन के एक नाविक है कोलंबस, इन्होंने अमेरिका की खोज की, ये भी कहानी आपको समझ में आ रहा होगा।
1498 में क्या हो गया, पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने भारत आने का, ठीक है ना, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति या वो यूरोप का पहला देश कौन है, तो पुर्तगाल था, ठीक है। पुर्तगाली व्यक्ति कौन था, तो वास्को डिगामा था। कब था, तो 1498 का ये ईयर याद रखना है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा का मदद किसने किया था भारत आने के लिए, तो गुजरात के एक व्यापारी हैं, उसका नाम है अब्दुल मजीद, जिनकी सहायता से वो कहाँ पहुंचे थे, तो याद रखिएगा केरल के कालीकट घाट पे पहुंचे थे, ठीक है, जहां आपका राजा कौन था, जमुरीन था। अब देखिए सवाल अभी का अगर आप देखेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे तो कई अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। अब आपसे पूछेगा ऐसे एग्जामिनर कि आप जो भारत, जो दक्षिण भारत की आप जब बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये एक मिनट, एक बार मैप बना लेते हैं भारत की। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या, ये आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो ये जो तट है क्या है, ये आपका मालाबार तट है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, केरल ऑप्शन में ही नहीं देगा, तो पुर्तगाल जो भारत आए थे सबसे पहले, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, उत्कल तट या फिर मालाबार तट, तो केरल यानी कि मालाबार तट हो गया। तो देखिए ये आपका ज्योग्राफी से कैसे रिलेट करके ज्योग्राफी को हिस्ट्री में कंबाइन कर सकता है, तो चीज़ें को आपको याद रखना है भाई। अब ये सब तट वगैरह तो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ लिए हैं, आप चीज़ों को पढ़िए आराम से, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक आगे करते हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। यूरोपीय कंपनी जो भारत में आगमन हो रहा है, सबसे पहले कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 में, फिर 1486 में बार्थोलोम्यो डियाज आए, अफ्रीका का अंतिम बिंदु द कैप ऑफ गुड ऑफ की खोज किए, फिर कोलंबस साहब आते हैं भारत में नहीं सॉरी, यहाँ इन्होंने क्या किया था, कोलंबस ने स्पेन का एक नाविक था, 1492 में अमेरिका की खोज की थी, और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी, गुजराती व्यापारी के मदद से, अब्दुल मजीद के मदद से, और केरल के कालीकट यानी मालाबार तट में वहां का राजा कौन था, जमुरीन था। दैट्स ऑल। यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जो लेटेस्ट अभी जो टीचर वगैरह का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे बनेगा आपसे, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे सवाल आपसे बनते हैं, खास करके 6 to 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं। देखिएगा भाई, यहाँ पे अब आपका अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत में, समझिएगा, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का एक क्रम है ये, और यहाँ अगला टॉपिक देखिएगा, यूरोपीय कंपनी का जो निर्माण हुआ उसका क्रम, ये आपके एग्जाम में पूछता है। अब ये क्या है इसको पहले समझिए, ठीक है, आपको कुछ रटना नहीं है भाई, घर के लिए मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, आपको क्लास में ही सब कुछ याद करवा दूंगा, समझा भी दूंगा, बस एक बार अगर आप रिवीजन कर लीजिएगा आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए आपने देखा क्या कि भारत के केरल के कालीकट घाट में, हाँ, केरल का जो ये कालीकट घाट में यहाँ कौन पहुंच चुका है, तो सबसे पहले पुर्तगाल का एक व्यक्ति है वास्को डिगामा, ठीक है, वो पहुंच चुका है और भारत के साथ ट्रेड करेगा, व्यापारिक कोठी का निर्माण करेगा, ये मैंने आपको बताया। तो अब पुर्तगाल क्या है, यहाँ यूरोप आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुर्तगाल है, ठीक है भाई, यहाँ पे पुर्तगाल है। तो यहाँ से ही पुर्तगाल की जो सरकार है एक कंपनी का गठन करेंगे जिसका नाम होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब इसका गठन कब होता है, 1498 में। उसी प्रकार अब यहाँ अंग्रेज है वो भी अपनी एक कंपनी का गठन किए, फ्रांस है वो भी अपनी कंपनी का गठन किए, डेनिश, डच, ये सभी अपने अपने एक कंपनी का गठन किए हैं। क्यों, ये सभी क्या करेंगे, भारत आएंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना, भारत आएंगे सभी लोग ट्रेड करने के लिए, एक कंपनी का स्थापना करेंगे और उस कंपनी को क्या करेंगे, एक अधिकार देंगे कि आप जाइए भारत के साथ ट्रेड करिए, ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेड करिए, ईस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड करिए, ठीक है भाई, ठीक है सर। तो आपको अब यहाँ पे समझना है कि जो कंपनी का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे आइए, ये वाला पार्ट देखिएगा, जो यूरोपीय कंपनी का जो निर्माण हुआ, यानी कि यूरोप के जो देश थे 5 देश, उन्होंने जो कंपनी का निर्माण किया उसको क्रमबद्ध अरेंज करिए, यानी कि उसको ईयर वाइज ईयर आपको अरेंज करना है कि कौन से ईयर में सबसे पहले किसने स्थापना की। तो आपको पता है पुर्तगाल सबसे पहले भारत आया तो इन्होंने 1498 में ही अपनी कंपनी का गठन कर लिया था। उसके बाद अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 को अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया, और इसको आप बाय डेट आपको याद रखना है क्योंकि यही अंग्रेज के बारे में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आप डिटेल में पढ़ेंगे। 1498 में कौन, पुर्तगाल ने स्थापना कर ली। डच ने कब स्थापना किया, 1602 में। तो देखिए अरेंज करिएगा सीक्वेंस भाई, तो सबसे पहले कौन आएगा, पुर्तगाल। ये सीक्वेंस किसके लिए है, कंपनी का स्टैब्लिशमेंट, निर्माण का ही है। फिर अंग्रेज ने स्थापना कर लिया, फिर डचों ने स्थापना कर लिया, फिर डेनिश ने 1616 में स्थापना किया, और अंतिम में 1664 में फ्रांस ने स्थापना किया। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे क्रमबद्ध अरेंज करके बताइए कि जो यूरोपीय कंपनी है, ठीक है,
यूरोपीय कंपनी का जो निर्माण हुआ था, यूरोपीय कंपनी का जो निर्माण हुआ उसको क्रमबद्ध अरेंज करके मुझे बतलाइए। तो क्रमबद्ध आप इसको अरेंज करिएगा। तो सबसे पहले किसने कंपनी का स्थापना किया? पुर्तगाली ने कंपनी का स्थापना किया। किस लिए? कि भारत में ये ट्रेड करेगा। ये देखिए कंपनी का स्थापना किया 1498 में। ये अभी भारत अब आया नहीं है तुरंत, ये अभी स्थापना किया है सबसे पहले पुर्तगाल ने। सेकंड में किसने स्थापना किया? अंग्रेजों ने, ठीक है ना, इंग्लैंड ने। कब स्थापना किया? अभी मैंने आपको डेट के साथ ये बोला, याद रखने, 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। फिर थर्ड में किसने स्थापना किया? तो मैंने अभी आपको बताया डचों ने स्थापना किया। कब? 1602 में। फिर फोर्थ नंबर में डेनिस आएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करेगा 1616 में। और फिर पांचवें नंबर में आपका फ्रांस 1664 में क्या किया है? कंपनी का स्थापना किया। अब देखिएगा मजे वाली इंपॉर्टेंट बात, यहां से जो सवाल बनेगा कि आपसे फिर पूछेगा कि आप जो यूरोपीय कंपनी ने, ठीक है ना, जो कंपनी का स्थापना किया है, अब वो भारत जो आया है कौन सबसे पहले आया था? तो देखिए पुर्तगाली ने 1498 में किया, 1498 में ही भारत को भेज दिया था। लेकिन डचों ने 1602 में स्थापना किया और अंग्रेजों ने 31 दिसंबर में स्थापना किया। तो ये स्थापना तो कर लिया लेकिन इसने भारत नहीं भेजा था। ये भारत देखिए 1608 में भेजा था, इसलिए क्रम में ये थर्ड नंबर पे आएगा। इससे पहले डच ने भेज दिया था, 1602 में बनाया और 1602 में ही इसने भारत भेज दिया था ट्रेड करने के लिए। फिर 1616 में डेनिस स्थापना भी किया और भेज भी दिया 1616 में, और फ्रांस ने भी 1664 में ही भारत भेज दिया कंपनी को। तो यहाँ ये बहुत अच्छा ट्विस्टिंग बनता है सवाल, और लोग समझ नहीं पाते हैं। लूसेंट किताब हो चाहे अरिहंत हो, मतलब कोई भी किताब को पढ़ते हैं, देखिए किताब खराब नहीं है, पढ़ते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या पूछा गया है और किताब में क्या लिखा गया। तो अगर आपसे पूछता है आयोग कि यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ, यानी कि जो क्रमबद्ध उसको अरेंज करिए कि वो भारत में आए थे उस बेसिस पे, तो सबसे पहले पुर्तगाल होगा, देन डच होगा। इसकी स्थापना 1602 में हो रही है भाई, और इससे पहले अंग्रेजों ने स्थापना कर ली है, लेकिन ये 8 साल तक स्थापना करके कुछ किया नहीं। ये अंग्रेज इंग्लैंड में ही बैठा के रखे कंपनी को, इसने भारत को भेज दिया था। फिर अंग्रेज आएगा, फिर डेनिस, फिर फ्रांस, और स्थापना सबसे पहले पुर्तगाल किया, उसके बाद अंग्रेज किया, उसके बाद डच किया, उसके बाद डेनिस किया, और उसके बाद फ्रांस किया। ये चीज़ें क्लियर हो गया भाई? बताइए अब यहाँ पे कोई डाउट है? एक भी पॉइंट कोई डाउट है या चीज़ें समझने में? होप्स हो कि कोई डाउट नहीं होगा, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी स्मूथ वे में। चलिए भाई, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होगी, चीज़ें पूरी तरह से याद भी हो गई होगी, मैं ऐसा उम्मीद और आशा जताता हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक इस सारी चीज़ों को हटाते हुए। अब सबसे पहले जो आ रहा होगा पुर्तगाली, ठीक है ना, 1498 में इन्होंने, वास्को डी गामा ने खोज किया और कंपनी का गठन भी कर लिया है, तो भाई भारत आ रहा। तो चलिए सारे पॉइंट को यहाँ से क्लियर करते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1498 में स्थापना हुई है, मैंने आपको बता दिया। इस समय पुर्तगाल का राजा कौन था ये आपसे पूछा जाएगा, तो हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने क्या किया? एक कंपनी का स्थापना किया, हेनरी द नेविगेटर ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इन्होंने कहा कि ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ ट्रेड करेगी। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति का नाम पूछेगा तो क्या होगा? वास्को डी गामा था। और ये वास्को डी गामा कब आया था? तो डेट के साथ याद रखना, 17 मई 1498 को आए थे। और ये भारत 3 बार आए थे, एक बार 17 मई 1498 को आए, फिर 1502 में आए दूसरी बार, और फिर तीसरी बार 1524 में आए थे। और इनकी मृत्यु तीसरी बार जब ये भारत आए थे तो भारत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी वास्को डी गामा की। क्लियर है भाई? अब देखिए दूसरे पुर्तगाली व्यक्ति का नाम याद रखना है जो भारत आए थे 1500 में, क्योंकि अब जो पेपर हो गया ना पैटर्न, पहला तो सबको मालूम है वास्को डी गामा, अब दूसरा तीसरा नहीं मालूम होता, तो दूसरा तीसरा मैंने बता दिया। अब दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति भी आपको याद करना होगा कि कौन आए थे भारत। तो दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था केब्राल, जो भारत आया था, किस लिए? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भेजा गया था इनको, ठीक है। अब पुर्तगाल ने क्या किया? अपना पहला व्यापारिक कोठी का गठन किया। आपको व्यापारिक कोठी का समझ आ रहा है कि जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी मसाले हैं या जो भी चीज का ट्रेड करेंगे, तो भाई एक बार में उतना सामान लाएंगे जहाज से, तो कहीं तो एक जगह होना चाहिए ना लाने के रखने के लिए। तो भंडारण हो गया, क्षेत्र हो गया, उसको देखभाल के लिए सैनिक रखते थे चारों तरफ, और यहीं से पे क्या उनका व्यापारिक केंद्र है, एक सेंटर है, हेड क्वार्टर है समझिए एक तरह। तो वहीं से क्या करेगा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को मॉनिटरिंग करेगा किस प्रकार से ये ट्रेड कर रहा। तो इसने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया था? केरल के कोचीन में बनाया था, ठीक है। डेट याद रखना है, कब? 1503 में। देखिए 1503 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको पूछा जाएगा कि इनकी पुर्तगालियों ने कब अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी? 1503 में। कहाँ? केरल के कोचीन में। और यहाँ पे ये सारी बातें चीजें क्लियर होती है, ठीक है भाई। अब देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अच्छी तरह से स्टैब्लिशमेंट हो गया है,
इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी भी बना ली है। कहाँ पे? भारत के केरल में, कोचीन में। कब? 1503 में। अब क्या करेगा इस व्यापारिक कोठी में, जो इनका व्यापारिक केंद्र भी है, सैनिक अड्डा भी है, और जो प्रोडक्ट है उनको यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसको भाई यहाँ पे एक एक करके क्या करेंगे, गवर्नर भेजेंगे। तो आपको याद करना होगा इनके कौन कौन गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल जैसे स्टेट में ना, यानी कि उसका मॉनिटरिंग करने वाला होगा एक व्यक्ति। तो सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर बन करके आ रहा है वो है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। समझिए ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा कहाँ के रहेगा? केरल के कोचीन में रहेगा, और क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा व्यापारिक कोठी का कि सारा चीज सही तरीके से है या नहीं, सही तरीके से कितना प्रोडक्ट जा रहा है भारत से यूरोप, पुर्तगाल, या फिर यूरोप से पुर्तगाल आ रहा है, ये सारी चीजों का मॉनिटरिंग करने वाला है ये भाई। ठीक है, अब आगे आइएगा। या फिर अगर कोई दूसरा व्यापारिक कोठी भारत में बनाना है कोचीन के अलावा सूरत में, तो वो सारा काम ये देखभाल करता है। तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पहला गवर्नर बन के आ रहा, पुर्तगाली गवर्नर। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि पुर्तगाली गवर्नर पहला जो भारत आया था वो व्यक्ति का नाम फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। 4 साल के लिए भारत में रहेंगे, 1505 से लेकर 1509 तक। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। अब देखिए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा से पहले एक और व्यक्ति थे जिनको गवर्नर बना करके भारत भेजना था यूरोप, पुर्तगालियों को। उनका नाम था ट्रिस्टाओ दा कुना, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपसे अगर पूछा जाएगा पहला नामित यानी कि नॉमिनेटेड गवर्नर का नाम बताइए जिनको नॉमिनेट किया गया था लेकिन इनको भेज नहीं पाए क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ट्रिस्टाओ दी कुना थे। और लेकिन फाइनली फिर इनके मृत्यु के बाद फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को बनाया गया और इनको भारत भेजा गया। अब देखिएगा ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा क्या कर रहा है, इसको समझना है आपको ध्यान से। पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर और मजा आएगा चीजों को समझने में। इन्होंने क्या किया, हिंद महासागर में, हिंद महासागर क्या है मैं अभी आपको दिखाया हूं मैप में, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। हिंद महासागर में इन्होंने क्या किया, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, मतलब कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है और ज्यादा लोगों तक, पूरे देश तक, पूरे कंट्री में, ठीक है ना, वर्ल्ड में जाए मैसेज एक, तो अपने प्रभाव को बढ़ा। कैसे चाइना करता है, हिंद महासागर में आकर के कुछ इधर उधर उटपटांग की चीजें करता है, तो क्या अपना पावर दिखाने के लिए हम इतने मजबूत हैं, तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसने नीले जल की नीति को अपनाया। तो कई बार आपसे पूछता है एग्जाम में कि नीले जल की नीति किसने अपनाई थी। नीले जल की नीति क्या होती है, कार्टेज पद्धति, मैं अभी समझाऊंगा। तो कार्टेज पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो पुर्तगालियों ने शुरुआत की थी। अब आइए इसको समझिए पहले, ये आखिर है क्या। देखिए भाई चीज़ों को, भाई मैं पहले ही कहा टीचर बनना है आपको, ठीक है, एक अच्छे सोच के साथ चीज़ों को पढ़ना है आपको। यह हो गया भारत का दक्षिण भारत, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है आपका अरब सागर। इसलिए आपको ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है पहले कंप्लीट करना, तो आप ज्योग्राफी का लेक्चर पहले देखिएगा अगर आप वाकई अच्छे से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। तो यह हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, और ज्योग्राफी बिना आपका जीके कभी सही हो भी नहीं सकता। और ये हो गया आपका हिंद महासागर, ठीक है भाई, हिंद महासागर। अब देखिए क्या किया है, पुर्तगाली केरल के कोचीन में आ चुका है, इन्होंने अपने व्यापारिक कोठी बना रखा है। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने इस हिंद महासागर जब आप पानी को देखेंगे तो इसका कलर कैसा है, नीला कलर है। तो इसमें नीले जल की नीति अपनाई, और इस नीले जल की नीति में क्या था, कार्टेज पद्धति। अब ये कार्टेज पद्धति को समझिएगा क्या होता है। ये कार्टेज पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कार्टेज पद्धति का मतलब ये कि अगर कोई भी दूसरे देश का समुद्री जहाज अगर हिंद महासागर में दिख जाए, या भारत में जो शासक चल रहा था अभी 1498 में जब भारत में वास्को डी गामा पुर्तगाल लोग आए हैं, तो यहाँ पे अभी किसका शासन चल रहा था, मुगल का शासक चल रहा था, मेडाइवल हिस्ट्री चल रहा था ना जी। तो जो मुगल के शासक है दक्षिण भारत के, वो लोग भी अगर यहाँ आएंगे तो बिना परमिशन लिए, गवर्नर जो पुर्तगाली गवर्नर, उनके बिना परमिशन के अगर आप हिंद महासागर में दिख गए भाई, तो आपके जहाज को लूटपाट मचा लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका कार्टेज पद्धति, यानी कि ये परमिशन लेकर के आपको हिंद महासागर में आना होगा। तो यही है नीले जल की नीति। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया नीले जल की नीति के बारे में, कार्टेज पद्धति की शुरुआत किसने की थी, ये सब चीजें आपको पढ़ना होता है भाई। चलिए तो क्लियर हो गया, कंसेप्ट भी, फैक्ट भी, चीजें याद हो गया। जब सारी चीजें याद करते चलिए, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि कल घर में बैठ के करेंगे, वो चीज नहीं छोड़ना आपको। अब आगे बढ़िएगा, इन्होंने क्या किया, देखिए 1505 में, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये सब चीजें कर क्यों रहे थे ना, इसको भी पीछे समझिएगा ना तो चीजें याद होगा आपको। 1505 में सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कन्नूर नगर में स्थापित किया। अब देखिएगा ये क्या करते हैं ना, आखिर ये पुर्तगाल ही नहीं, अंग्रेज लोग भी आएंगे तो वही करेंगे। केरल के कोचीन में इन्होंने व्यापारिक कोठी बना लिया। अब इसके सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, इनको चारों तरफ से किला बना करके घेर देते थे ताकि इनकी सेफ्टी हो जाए व्यापारी, क्योंकि यहाँ पे क्या इनका सारा प्रोडक्ट है, सैनिक लोग है, इनका मेन हेडक्वार्टर भी है, गवर्नर यहीं रह रहे हैं। तो एक किला का निर्माण किया था जिसको सेंट एंजेलो फोर्ट किला का नाम दिया गया था। समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा, इसको आप स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं, लोग इसको पढ़ाते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री का पार्ट,
सेंट एंजेलो फोर्ट कहाँ स्थित है? केरल के कन्नूर नगर में स्थित है। किसने बनाया था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। कब? 1505 में। ठीक है, अब ये फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का जो हेडक्वार्टर कहाँ था? तो मैंने आपको बताया जो पहला व्यापारिक कोठी केरल का कोचिन बना था, इसी को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर भी बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकंड देखिए, 1505 से 1509 तक कौन है गवर्नर बना हुआ? तो पुर्तगाली जो गवर्नर है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा है। अब इसके बाद जो गवर्नर बन के आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? तो अल्बुकर्क आ रहे हैं। ठीक है भाई, कौन आ रहे हैं? तो अल्बुकर्क आ रहे हैं। इसका टाइम पीरियड है 1509 से 1529। अब अल्बुकर्क से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है आपसे कि जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसका जो वास्तविक संस्थापक है कौन था, कौन सा गवर्नर था? तो जो दूसरे नंबर के गवर्नर थे अल्बुकर्क। ये गवर्नर क्या करेंगे? अल्बुकर्क जो व्यापारिक कोठी केरल का कोचिन है वो तो रखा ही, साथ के साथ पुर्तगालियों का कुछ थोड़ा सा साम्राज्य का विस्तार किया, गोवा वाला क्षेत्र को इसने जीत लिया था। तो 1510 में जो बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसको ये आक्रमण करके हराया और गोवा को छीन लिया इस अल्बुकर्क ने। तो पूछा जाता है गोवा को किसने जीता, या गोवा की स्थापना अल्बुकर्क ने कब किया था? 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। क्लियर है? और अल्बुकर्क ने एक मैसेज फैलाया पुर्तगाल में, ठीक है ना, यानी जो उनके लोग यहाँ भारत आए हुए थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए वर्कर, एज ए एम्प्लॉयर, उनको मैसेज पहुंचाए कि भाई आप जो भारतीय जो महिलाएं उनके साथ विवाह करिए, क्योंकि देखिए जब आप विवाह कर लेते हैं भारतीय महिलाओं के साथ तो आपका बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो भारतीय होंगे या वहाँ के जो राजा होंगे आपको और थोड़ा सा मतलब समझिए कि सॉफ्ट काइंडनेस या सॉफ्ट हार्ट की तरह आपको ट्रीट करेंगे, क्योंकि आप वहाँ के क्या हो जाएंगे? दामाद बन जाएंगे। तो अब आपको पता है भारत में दामाद को किस प्रकार से इज्जत मिलती है। तो ये सारी चीज़ें एक मैसेज पहुंचे। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों ने किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करे? समझ में आ गया इसके पीछे का रीजन। और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ रखा? अल्बुकर्क ने भी तो कोचिन को ही बना करके रखा, जो इनकी पहली व्यापारिक कोठी 1503 में बनी थी। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे गवर्नर आएंगे और ये अंतिम गवर्नर है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अंतिम गवर्नर इसका पूछा जाता कौन है? तो नीनो डी कुना। कभी टिक नहीं, लोग नीनो डी कुना को टिक कर देते हैं भाई। अंतिम गवर्नर ये नहीं था। 1961 में पुर्तगाली जाएगा। समझिए, देखिए भारत 1947 में आजाद हो जाता है, इसके बावजूद भी पुर्तगाल भारत में रहेंगे और 1961 में इसको खदेड़ करके बाहर भगाया जाएगा। इस पे हम आएंगे। खैर, ये आप समझिए कि ये तीसरा गवर्नर है, ये अंतिम नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 3 ही हमें पढ़ना होता है इसीलिए। तो अब ये देखिए इनका टाइम पीरियड 1529 से 1538 तक रहेंगे। सबसे लंबे समय तक जो पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत रहे ये यही व्यक्ति थे, नीनो डी कुना। इन्होंने क्या किया? 1530 में इसने सबसे पहले जो हेडक्वार्टर अल्बुकर्क और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो कोचिन में बना के रखा था, कोचिन को ही रखा था, इसने अपना हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहाँ किया? गोवा को। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि कोचिन से गोवा जो शिफ्ट किया था, स्थानांतरित किया था कैपिटल को, किसने किया था? तो नीनो डी कुना ने किया था 1530 में। अब इसने क्या किया? 1534 में गुजरात का जो शासक है बाज बहादुर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है ना, गुजरात के जो शासक है बाज बहादुर पर आक्रमण कर दिया। और गुजरात में ही एक जगह है बेसिन, दमन और दीव। ठीक है ना, अगर आपको मैप में मैं अगर दिखाऊं तो ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं, ये हो गया दमन, ये हो गया दीव और ये हो गया आपका बेसिन। ठीक है, ये सूरत। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, यहीं पे बाज बहादुर पे आक्रमण कर दिया था नीनो डी कुना ने और इन तीनों क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तब इन पे अधिकार क्या किया? आक्रमण करके इन तीनों को अपने अधीन कर लिया। और इसको अपने अधीन करने के बाद नीनो डी कुना ने गुजरात के जो शासक है बाज बहादुर से एक संधि के लिए जहाज में बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे। तो उस वार्तालाप में इनके बीच में झड़प होती है और इस झड़प में ही बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है उस समुद्र में गिरने के कारण। तो ये भी पूछा जाता है कि बाज बहादुर की मृत्यु कैसे होती है? तो समुद्र में गिरने के कारण होती। क्यों इनके बीच झड़प हो जाती है नीनो डी कुना के बीच में? इनकी बात इन पे ही होती है कि भाई आप हमें जो बेसिन है, दमन दीव है, पूरा हमारे अधीन कर दीजिए। लेकिन बाज बहादुर जी राघव जी नहीं होते हैं और इसके कारण क्या होती है? इनके बीच में झड़प होती है और इन पे गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पुर्तगालियों ने अपनी जो इंपॉर्टेंट व्यापारिक कोठी बनाई थी कहाँ कहाँ? तो देखिए सबसे पहला तो केरल के कोचीन में, मैप में देखेंगे इसको हम लोग। अभी केरल के कोचीन में इन्होंने सबसे पहला बताया था 1503 में। ठीक है भाई, फिर इन्होंने अपनी जो पुर्तगालियों ने जो अपना व्यापारी कोठी बनाया कहाँ? गोवा में बनाया। दमन दीव बेसिन जो आपका गुजरात में स्थित है, हुगली में वेस्ट बंगाल में, चटगांव बांग्लादेश में, सेंथोमा मद्रास तमिलनाडु में स्थित है। आइए इसको पहले मैप में देखिए ये कहाँ कहाँ है चीज़ों को, क्योंकि मैप को देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत
अच्छी तरह से। और देखिए ये आपका करंट से कैसे रिलेट होगा, अभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इसको पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अभी करंट में चटगांव अभी प्लेस काफ़ी है, क्योंकि बांग्लादेश की जो शेख हसीना जी है प्राइम मिनिस्टर, वो भारत आए हैं और भारत के साथ इनकी वार्तालाप हुई चटगांव से लेकर के भी। खैर देखिए, जो पुर्तगालियों ने अपना पहला जो फैक्ट्री या बोल सकते हैं व्यापारिक कोठी बनाया कहाँ, यहाँ पे केरल में, ठीक है ना। ये कौन सा जगह आपका, केरल कोचीन, ठीक है भाई, केरल कोचीन, ये पहला इसका व्यापारिक कोठी था। कब बना था, 1503 में। फिर इसने क्या किया, गोवा को जीत लिया, ये हो गया आपको कौन सा क्षेत्र, ये हो गया आपका गोवा, 1510 में जीता, ठीक है। और 1530 में इसको किसने, नीनो डी क्यूना ने क्या किया, हेडक्वार्टर बनाया। किसने जीता था, किससे जीता था भाई, अभी हम लोगों ने देखा था कि 1510 में जो यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है ना, ये रहा यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। अब आइए, इसके बाद अभी आपको मैंने बताया कि गुजरात का जो ये दमन हो गया, ये दीव हो गया, और ये बेसिन वाला क्षेत्र, ये सभी, ये हो गया आपका दमन, ये हो गया आपका दीव, और ये हो गया बेसिन, ये सभी आपके देखिएगा ध्यान से, ये कौन सा घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट में पुर्तगालियों का अगर पूछा जाएगा कितनी व्यापारिक कोठी थी, तो याद रखना आपको 5। कौन कौन सा, दीव, दमन, बेसिन, ये सभी कहाँ है, दमन, दीव, बेसिन तो गुजरात में है, गोवा एंड देन आपका केरल के कोचीन में 1503 में। क्लियर है भाई। अब आपसे पूछा जाएगा, अच्छा अब ये कौन सा यहाँ पे सागर है, तो ये आपको याद रखना, इधर आपका अरब सागर है, ठीक है ना भाई, इधर कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट में या फिर वेस्ट बंगाल में इनका कहाँ कहाँ बना था कोठी, तो एक यहाँ याद रखना, हुगली में इन्होंने अपनी कोठी बनाई थी, और बांग्लादेश में इन्होंने एक बनाया था चटगांव, ठीक है ना, चटगांव में भी इन्होंने अपना एक व्यापारिक कोठी बनाया था। अब देखिए चटगांव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी करंट का, जो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ठीक है ना, और मोदी जी के बीच में, ठीक है, घोषणा, दोनों के बीच ने घोषणा की है कि कलकत्ता से, ठीक है ना, जो कलकत्ता देख रहे हैं, कलकत्ता से चटगांव के बीच में बस सेवा प्रारंभ की जा रही है, ठीक है ना। तो और एक बांग्लादेश में एक और जगह है राजशाही, राजशाही से कलकत्ता के बीच में ट्रेन सेवा का भी शुभारंभ होगा। तो ये सब करंट अफेयर का पॉइंट है, क्योंकि देखिए चटगांव अभी करंट में क्या हो गया, समझिएगा, चटगांव करंट अफेयर में अभी आ गया न्यूज में। तो चटगांव से पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने जो पूर्वी घाट, ये क्या पूर्वी घाट में अपनी व्यापारिक कोठी जो बनाई थी, कहाँ पे, तो चटगांव ऑप्शन में मिलेगा। या चटगांव कहाँ स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है। अब जो मेन, अब इस एक और इनकी व्यापारिक कोठी है तमिलनाडु में भी, यहाँ पे ये तमिलनाडु में सेंथोमा में है, ठीक है, इनकी अपनी एक व्यापारिक कोठी। अब ध्यान ध्यान देना है आपको क्या, कि देखिए इन्होंने जो चटगांव में जो व्यापारिक कोठी बनाई और जो हुगली में बनाई, इस बंदरगाह से मेनली क्या करते थे ना, कि इस पूर्वी घाट में कोई भी जहाज आ जाता था तो इस पर क्या करते थे ये लोग, बहुत ज़्यादा पुर्तगालियों लोग लूटपाट मचाते थे। इसी कारण जो इस समय मुगल बादशाह था औरंगजेब, इस हुगली को और चटगांव को इससे छीन लिया था, सेंथोमा को भी छीन लिया, ये आपका तमिलनाडु में जो स्थित है। अब ये केरल जो कोचीन है इसको भी छीन लेगा 1663 में, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा ना, वो केरल कोचीन को छीन लेगा पुर्तगाली से। उसके बाद ये बेसिन मराठा वाले लोग छीन लेंगे, तो गुजरात के पास केवल दीव और दमन और ये गोवा ही रह जाएगा। और यहीं पे आप देखेंगे दमन, दीव और गोवा में पुर्तगालियों का संस्कृति देखने को मिलता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है गोवा दमन दीव में किसकी संस्कृति होती है, किसकी संस्कृति है, पुर्तगालियों की, अंग्रेजों की, डचों की, फ्रांस की, तो पुर्तगालियों की। और फाइनली ये गोवा दमन दीव को ये पुर्तगाली कब छोड़ के जाता है, 1961 में। समझ में आ गया। तो देखिए मैप क्लियर है ना, इनकी सारी व्यापारिक कोठी देखिए फिर से एक बार, व्यापारिक कोठी सबसे पहला केरल के कोचीन में 1503 में बना, फिर गोवा में 1510 को छीना, 1530 में हेडक्वार्टर बनाया नीनो डी कुना ने, बेसिन है, दमन है और दीव है इनकी व्यापारिक कोठी, पश्चिमी घाट में 5। पूर्वी घाट में देखेंगे तो पूर्वी घाट में इनकी 3 व्यापारिक कोठी है। कितनी है, तो 3 है भाई। 3 कौन कौन हो गया, एक हो गया आपका सेंथोमा तमिलनाडु वाला, ये हो गया, एक हो गया हुगली, और एक हो गया आपका ये चटगांव, ठीक है। चटगांव से कलकत्ता में भी बस सेवा प्रारंभ हो रही है। ये सभी करंट अफेयर का पार्ट हो गया, मैंने बता दिया। अब आगे बढ़िएगा, देखिए बंगाल की खाड़ी में मैंने बताया था, अभी बंगाल का खाड़ी कहाँ है, अभी देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे मैप में, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बंगाल का खाड़ी हो गया, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी हो गया ये, और ये क्या हो गया आपका अरब सागर हो गया। अब आइए क्या यहाँ पे बोला गया है,
यहाँ बोला जा रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी में पुर्तगालियों का जो व्यापार है चटगांव बंदरगाह से होता, तो ये पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल की खाड़ी में जो व्यापार करती थी पुर्तगाल, वो कौन से बंदरगाह से, तो चटगांव से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पुर्तगाली हुगली और चटगांव बंदरगाह से काफी लूटपाट करते थे, मैंने बताया था, कोई भी समुद्री जहाज उनको लूट लेते तो औरंगजेब ने इनसे छीन लिया था। अब डचों ने पुर्तगालियों से कोचीन को छीन लिया, ये भी मैंने बताया था। कब छीना, 1663 में, डेट के साथ याद रखना आपको। बेसिन को किसने छीना, मराठा ने छीन लिया, और सेंथोमा को भी पुर्तगालियों से छीन लिया गया था। अब भारत की आज़ादी के बाद देखिए 1947 में भारत की आज़ादी हुई, लेकिन गोवा, दमन दीव और पुर्तगाल, देखिए गोवा और दमन दीव को पुर्तगाल कब छोड़ेगा, 1961 में छोड़ेगा। इस पर आक्रमण किया जाएगा तब ये भागेंगे। और भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन था, तो आपको पता है पुर्तगाल था। और सबसे अंतिम में जाएगा भारत से कौन, तो यही पुर्तगाली कंपनी। कब जा रहा है, तो आप देख सकते हैं 1961 में जाएगा, ये 1961 में जाएगा। सबसे पहले आने वाला यही है 1498 में, और सबसे अंतिम में जाने वाला भी यही है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही। अब देखिए अंतिम गवर्नर का नाम यहाँ पे मैंने बोला था कि एंटोनियो ई सिल्वा, जो 1961 तक थे, जो 1961 में पुर्तगाली फिर भारत को छोड़ के जाएंगे। तो अंतिम गवर्नर कौन था, पुर्तगाली गवर्नर जो गुजरात दमन द्वीप में थे, एंटोनियो ई सिल्वा था। अब पुर्तगालियों का देन है, अंतिम पार्ट है, और ये आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, तो पुर्तगालियों ने क्या हमें दिया है, क्या हमें मिला, तो देखिए पुर्तगालियों ने सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था 1556 में गोवा में। ये स्टैटिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में इन्होंने तंबाकू की खेती, आलू, मक्का, अनानास, मूंगफली, पपीता की खेती करने वाले यही व्यक्ति है। अब तंबाकू से आपका पॉइंट याद रखना है कि तंबाकू का सबसे पहले प्रयोग मुगल बादशाह किसने किया था, तो अकबर ने किया था। और इस तंबाकू पर बैन करने वाले कौन था, तो जहांगीर था। ठीक है। अब जो इनका स्थापत्य के क्षेत्र में जो इन्होंने जो शैली का यूज किया था, गोथिक शैली, देखिए क्या इसका मतलब है। देखिए स्थापत्य कला का मतलब समझे कि जो किले बनाए जाते थे, जो महल बनाए जाते थे, है ना, तो पुर्तगालियों का जब आप देखेंगे, नेट में भी देखेंगे, इस प्रकार से जाएंगे और इस प्रकार से इनका किला बनेगा। आप चर्च वगैरह भी देखिएगा तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है। तो ये कौन सा शैली है, तो ये गॉथिक शैली से निर्मित ही है। जैसे कि आप यहाँ गुम्बद नुमा आप देखते हैं ना, स्तूप वगैरह ऐसे रहेगा, और ये गुम्बद नुमा हो गया, तो ये एक अलग शैली है। और ये जो शैली में आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से बना हुआ कोई भी किला, तो इसे गॉथिक शैली करते हैं। तो पुर्तगालियों ने ये शैली का अगर बोला जाए उत्पन्न करने वाले या इनके जनक कौन है, तो यही है। या आपके पूछा जाएगा गॉथिक शैली का संबंध है पुर्तगाली से, अंग्रेज से, तो याद रखना है किससे, पुर्तगालियों से। तो ये याद रखना है स्थापत्य के क्षेत्र में, ठीक है ना, स्थापत्य के क्षेत्र में गॉथिक शैली के किसने दिया था, पुर्तगालियों ने दिया था। तो ये देखिए पूरा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भाई होता है समाप्त। जितना भी चीज़ था पूरा कंसेप्ट मैप के साथ, और जितना फैक्ट है ये आप नोट्स में देख लिए हैं। तो ये नोट्स आपका अपलोड हो गया है, आप अपने जा करके वहाँ से अपलोड, जब आप बैच में आएंगे तो आप नोट्स को देखिए, क्लास के साथ साथ नोट्स आपको लिखना नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ लिखा हुआ है। केवल क्लास देखना है आपको चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि समझ स्तर के जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको बना पाएँ, बस इसीलिए। ठीक है भाई। चलिए, तो आज का क्लास कैसा लगा, होप शो कि अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग अगले क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले होंगे, डच। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही डच खत्म होगा तो फिर हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा डेनिस। ठीक है, डेनिस, डचों का पतन यहाँ होगा। और इसके बाद आप देखिए ये पुर्तगालियों का व्यापारी कोठी दिखाया, देखिए कोचीन में है, गोवा में है, दमन द्वीप बेसिन में है, हुगली में है, चटगांव में है, और एक सेंथोमा तमिलनाडु में। तो सब चीज़ मैं नोट्स वगैरह में ऐसा अच्छा से नोट्स रेडी किया हूँ, इसलिए कहा कि ये जो फी आप दे रहे होंगे बहुत ही कम होंगे। चलिए भाई, फिर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी आपकी तो अच्छे से चीज़ों को पढ़ के ख़त्म करिएगा, ताकि आने वाले समय में जब आप शिक्षक बने या एक मेंटर की तरह ही चीज़ों को जब गाइड कर पाएँ तो बहुत अच्छे से कर पाएँ। सोच फिर से वही बात है कि अच्छी रखनी है हमें। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक